प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है राजस्थान के राजाओं द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधियां और उसके प्रभाव। सन 1776 ईस्वी में जयपुर के शासक पृथ्वी सिंह ने मराठा आतंक से परेशान होकर अंग्रेजों से मैत्री संधि स्थापित करने का प्रयास किया था। उसके बाद जोधपुर के शासक विजय सिंह और जयपुर शासक प्रताप सिंह ने भी मराठों के विरुद्ध अंग्रेजी सहायता प्राप्ति के प्रयत्न किए थे, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मराठे अभी तक शक्तिशाली थे और कंपनी उनसे संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थी। इस प्रकार यह प्रयास असफल रहा। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806 तक, और उसमें साइक संधि को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने राजपूत राज्यों से संधि करने में उत्सुकता दिखाई। इस प्रकार 29 सितंबर सन 1803 को भरतपुर, नवंबर 1803 में अलवर और दिसंबर 1803 में जयपुर ने अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उदयपुर और कोटा के शासकों ने भी अंग्रेज़ों से संधि करने का प्रयास किया, मगर कंपनी के संचालक मंडल ने वेलेंजली की देशी राज्य के साथ संधि की नीति को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जॉर्ज बालार्डे ने अलवर और भरतपुर से हुई संधियों को छोड़कर शेष राज्यों के साथ संधियों को रद्द कर दिया। 1813 ईस्वी के बाद कंपनी ने मराठों की शक्ति को इतना कमज़ोर कर दिया कि अब उन्हें भविष्य में मराठों से चुनौती मिलने की आशंका ही नहीं रही। अतः अब उसने संपूर्ण भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने की नीति अपनाई। 1817 ईस्वी तक मराठा शक्ति पूर्ण रूप से दबाई जा चुकी थी और पिंडारी भी दबाए जा चुके थे। अतः राजपूत राज्यों को अंग्रेजी संरक्षण में लेने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने दिल्ली स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को निर्देश दिए। चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत शासकों को एक परिपत्र भेजकर संधि के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। चार्ल्स मेटकाफ का पत्र मिलते ही 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता एवं आपसी सहयोग की संधियां कर ली। सबसे अंत में 23 सितंबर 1823 को अंग्रेज़ों ने सिरोही से संधि की, क्योंकि 1818 ईस्वी में जोधपुर राज्य ने सिरोही पर अपनी प्रभु सत्ता का दावा किया था। अतः उस समय अंग्रेज़ों ने सिरोही से प्रत्यक्ष से संधि करना आवश्यक नहीं समझा, मगर 1823 ईस्वी में सिरोही पर जोधपुर के दावों को अस्वीकृत कर उसके साथ विसायक संधि स्थापित कर ली। 1818 ईस्वी राजपूत राज्यों के साथ संधि की सामान्य जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी। पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी और संधिकर्ता राज्य के मध्य सदैव मित्रता के संबंध बने रहेंगे। एक के मित्र और शत्रु दोनों के मित्र और शत्रु समझे जाएंगे। दूसरी, कंपनी संधिकर्ता राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगी एवं आंतरिक उपद्रवों को दबाने में भी सहयोग प्रदान करेगी। तीसरी, संधिकर्ता राज्य अंग्रेजी कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार करेंगे और इसके शासक कंपनी के अधीन रहते हुए सहयोग करेंगे। चौथी, संधिकर्ता राज्य अन्य किसी राज्य से राजनीतिक संबंध नहीं रखेंगे तथा न ही किसी राज्य के साथ युद्धवश संधि करेंगे। पांचवी शर्त, संधिकर्ता राज्यों के आंतरिक शासन में कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो राज्य पहले मराठों को खिराज चुकाते थे वे अब कंपनी को खिराज चुकाएंगे। मराठों को खिराज नहीं चुकाने वाले राज्यों से कंपनी खिराज नहीं लेगी। राजपूताना के राज्यों ने मराठा आतंक से छुटकारा पाने, पारस्परिक युद्धों से मुक्ति पाने, सामंतों की उच्छृंखलता को रोकना अंग्रेजों से इस प्रकार संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी भी संपूर्ण भारत पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाह रही थी।
अतः इसी क्रम में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल था 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य, ने राजपूत राज्यों से संधि में रुचि दिखाई। अधिकांश राजपूत राज्यों ने संधि का श्रेय अपने प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ को देते हैं, परंतु डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ संधियां मालवा के तत्कालीन रेजिडेंट जॉन मॉलकम द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम संधि 9 नवंबर सन 1817 को करौली ने की सबसे पहली संधि। इसके बाद अनेक राजपूत राज्यों ने संधि की और अंत में सिरोही राज्य ने संधि की थी। बीकानेर व जैसलमेर राज्य को कंपनी ने खिराज चुकाने से मुक्त रखा, क्योंकि वे मराठों को भी खिराज नहीं देते थे। करौली ऐसा राज्य था जो पेशवा को खिराज देता था, परंतु कंपनी ने उसे खिराज देने से मुक्त रखा। इस प्रकार 1818 ईस्वी की संधियों के दौरान जो राजपूत राज्य थे उनके शासक इस प्रकार थे: करौली हरबख्शपाल सिंह, टोंक अमीन खां पिंडारी, कोटा महाराजा उमेश सिंह, जोधपुर महाराजा मान सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह, बूंदी राजा विशन सिंह, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह, किशनगढ़ महाराजा कल्याण सिंह, जयपुर महाराजा जगत सिंह द्वितीय, जैसलमेर। इनका जो कार्यकाल था वो राजा के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। प्रतापगढ़ सामंत सिंह, डूंगरपुर जसवंत सिंह द्वितीय, सिरोही शिव सिंह, झालावाड़ मदन सिंह। इस प्रकार कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं कि 1818 में जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहयोग संधि की थी उस समय कौन कौन राजा विद्यमान था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुव्यवस्था स्थापित करने, राजस्व बढ़ाने, सामंतों एवं महाराज के मध्य संबंधों को नियमित करने के नाम पर मेवाड़ के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप किया, जो 1818 की संधि की मूल भावना के विपरीत था। मेवाड़ में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट कर्नल टॉड ने महाराणा एवं सामंतों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए 1818 ईस्वी में एक कोलनामे पर हस्ताक्षर करवाए। 1821 ईस्वी में जाजपुर परगना मेवाड़ द्वारा खिराज राशि नहीं चुकाने के एवज में कंपनी को दे दिया गया था। इस प्रकार 1855 में जॉर्ज लॉरेंस ने भी एक कोलनामा तैयार करवाया था, मगर पारस्परिक अविश्वास के कारण कोलनामा मतलब एक शर्तनामा था, क्रियान्वित नहीं की जा सकी। इस प्रकार सिरोही से मालवा तक के भील क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कंपनी ने खेरवाड़ा में एक सैनिक छावनी स्थापित की। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कौर, जिसको एमबीसी के नाम से जाना जाता है, उस कंपनी की स्थापना की। 1854 में जाजपुर क्षेत्र के मीणा उपद्रवों को दबाने के लिए एजीजी हेनरी लॉरेंस मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट सेना लेकर गए और उपद्रव को दबाया। कंपनी के दिल्ली स्थित रेजिडेंट ऑक्टर लोनी ने व्यवस्था स्थापित करने एवं राजस्व प्रशासन में सुधार के नाम पर जयपुर राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप की शुरुआत की। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के शर्तों के साथ कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इस नीति जाल में अनेक राजाओं को ले चुकी थी। सिरोही के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कंपनी ने उसके शासन व्यवस्था सुस्त दुरुस्त करने में अंग्रेजों ने रुचि ली, ताकि सिरोही खिराज राशि का नियमित भुगतान कर सके। 1840-41 में भी सिरोही के शासक की अनिच्छा के विरुद्ध आबू पर्वत पर बाहरी शासकों के आने की रोक हटवाई, ताकि अंग्रेज अधिकारी वहां आने वाले शासकों की शिकायतें सुनकर उन्हें वापस सहूलियत प्रदान कर सके। और 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने माउंट आबू पर एक सैनिटोरियम बनाने की भी स्वीकृति प्राप्त की। वहाँ की जलवायु ह्रास आने पर बाद में एजीजी कार्यालय भी यहाँ स्थानांतरित
कर दिया गया, यानी माउंट आबू में एजीजी कार्यालय भी बना दिया गया था। अभी राजस्थान सरकार की जो वर्तमान में ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है माउंट आबू। इस प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जाल में इनको ले लिया था। 1825 में कंपनी ने सैन्य बल से डूंगरपुर के भीलों एवं जागीरदारों को नियंत्रित कर उनके साथ एक समझौता कर लिया। जसवंत सिंह द्वितीय से शासनाधिकार छीनकर कंपनी के निर्देश में शासन कार्य चलाया, मगर यह व्यवस्था सफल नहीं होने पर 1825 में दलपत सिंह और 1845 में उदय सिंह को डूंगरपुर का शासक बनाया, मगर वास्तविक शासक अंग्रेज ही रहे। बांसवाड़ा राज्य खिराज की राशि का नियमित भुगतान नहीं कर सका, अतः कंपनी ने शासन में हस्तक्षेप कर मनोनुकूल अधिकारियों को नियुक्त कर शासन कार्य चलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1837, 1848, 1852 ईस्वी में करौली में भी हस्तक्षेप के शासन सत्ता को नियंत्रित किया। अंग्रेजों ने इसी तरह शासन व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर प्रतापगढ़ और बूंदी में भी रेजिडेंट व अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से हस्तक्षेप किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करके संधि की मूल भावना के विपरीत कार्य किया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सहायक संधियाँ की थी 1818 में अनेक राज्यों को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपने हिसाब से कंपनी ने शर्तें तय की गई और इनको अपने इस मकड़ी के जाल में फांस लिया था। इस प्रकार सहायक संधि जो 1818 से 1823 के मध्य की, ये केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए की गई थी। इनमें राजाओं का एक छोटा सा निजी हित था, लेकिन जनता को करों के बोझ तले दबा दिया। कंपनी की शर्तों पर राजा राजस्व वसूल करते थे और फिर इसके बाद अनेक प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए थे, क्योंकि जो कर लगाते थे वो कंपनी की इच्छा के अनुसार लगाते थे और उनको वसूल करने का जो कार्य करते थे वो तत्कालीन वहाँ के राजा करते थे। उनमें से अधिकतर हिस्सा जो था कंपनी ग्रहण कर लेती थी और बाकी जो बचा कुचा था वो राजा लेते थे। इस प्रकार जो किसान थे वो बिचौलियों के जो कर वसूली करने वाले जो छोटे कर्मचारी थे वहाँ से लगाकर राजा और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तक एक जाल बिछा दिया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इस नीति से अनेक राज्यों को आर्थिक जो गतिविधि थी वो निम्नतर स्तर पर धकेल दिया।